क्लियर करना पड़ेगा। सपोज दैट कि आप एमबीबीएस करें यानी कि आप डॉक्टर बनेंगे, ये मान के चलिए। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में जाएंगे ही जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, मैं बहुत शार्ट में लूंगा क्योंकि 5:30 के यहाँ पे टाइम है, बहुत शार्ट लूंगा। हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास पैसा हो तो हम एक अच्छा सा घर लेंगे, एक बड़ी सी कार लेंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिटायरमेंट स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम 60 साल के होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे खर्चे तो कंटिन्यू चलेंगे, एक्सपेंसेस कंटिन्यू होंगे और अर्निंग जीरो। तो रिटायरमेंट प्लानिंग हम जितनी जल्दी, जितने कम स्टेज में शुरू करेंगे उतना बेहतर है। क्योंकि अगर हमारी शादी नहीं हो रही है, अगर हमारी शादी नहीं होगी तो हमारी लायबिलिटीज तो कम होंगी ना, तो हम ज्यादा अमाउंट बचा सकते हैं। और अगर जैसे हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी और हमारी अमाउंट कम हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग पे फोकस करना होता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। जो जितनी जल्दी समझेगा वो उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा, आगे और आगे। बस ये देखिए इंपॉर्टेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में किसी को कोई अंतर पता है, डिफरेंस पता है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, सेविंग में पैसा बचत होता है बस हो गया, इन्वेस्टमेंट तो भविष्य की प्लानिंग है। राइट। देखिए 90% हमारे इंडियन फैमिली में एक सबसे कॉमन सी चीज है, तो वो क्या करते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। बात सही है गलत है? जो इनकम आई उसमें से हमने सबसे पहले खर्चे कम किए, खर्चे हटाए, जो बचा वो क्या हुआ? सेविंग हुआ। और सेविंग किस फॉर्मेट में होगा? कैश फॉर्मेट में हो सकता है, बैंक में एफडी वगैरह हो सकती है, यही चीज है। दूसरा, ये पहला फार्मूला है जो 90% इंडियन फैमिली यूज करती है। लेकिन एक्चुअल फार्मूला क्या है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। जो एक्चुअल फार्मूला है कि आप अपनी इनकम में सबसे पहले सेविंग का पार्ट अलग कर दीजिए। सपोज दैट कि आप 1 लाख आपकी सैलरी है या 1 लाख आप कमा भी रहे हैं, तो सबसे पहले 20,000 आप किनारे करिए, साइड में करिए कि ये हमारा बचत के, इसे हम टच ही नहीं करेंगे। आपको 80,000 में पूरा मंथ का खर्चा चलाना चाहिए, जैसे आप चलाएं। ये एक एक्चुअल चीज है जो हम लोग मिस कर जाते हैं इंडियन फैमिली, इसीलिए सबसे बड़ा। और वो जो पहला फार्मूला उसको फॉलो करते हैं, जो कि एक्चुअल में हकीकत क्या, दूसरा फार्मूला बेहतर है कि आप अपनी इनकम में से सबसे पहले सेविंग को हटाइए और जो पैसा बचे वो आपका एक्सपेंसेस है। ये चीज है। और इनकम माइनस, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज के टाइम में हर चीज का समय प्लान नहीं कर रहे हैं। अब सेविंग के रूप में क्या है कि 1 लाख रुपए मिला, हमने प्लान नहीं किया, इस मंथ में कुछ अलग खर्चा आया, अगले मंथ में कुछ अलग खर्चा आया, तो आप सेविंग कंटिन्यू नहीं कर सकते। किसी मंथ में हो सकता है 5,000 बचा है, किसी मंथ में हो सकता है 2,000, किसी में 10,000। इस महीने यहां जाना है, इस महीने वहां जाना है। उससे बेहतर है कि हम पहले से फिक्स अमाउंट कर दें कि हमें 20,000 बचाना ही बचाना है, कुछ भी हो जाए, तब तो वो सही है। और दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब हम कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आप समझिए, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके, तब तो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आज के टाइम में बैंक का कितना दे रहा है? 6.5 समथिंग दे रहा होगा। आपने मान लीजिए कि साल भर में, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए बचाए भी और 10,000 रुपए आपने बैंक में डाल दिए, वो साल भर में कितना हो जाएगा? 10,650 हो जाएगा एग्जांपल के लिए। और इन्फ्लेशन रेट भी 6.5% है, तो हमारा पैसा 10,000 से 10,000 रहा ना, तो मतलब ये है कि परचेजिंग पावर मनी की कम हो गई, जीरो हो गई। जो पैसा 10,000 से बढ़ना चाहिए वो 10,000 में, और 2 से 3 साल में वही पैसा जो 10,000 रुपया है वही 8,000, 7,000, 6,000 हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा उसका कम होता जाएगा परचेजिंग पावर।
मैं इसीलिए कर इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट करते समय ये जरूर देखें कि वो हम इन्फ्लेशन रेट को कम से कम बीट तो कर सकें। जीडीपी के तो अलग चीज हो गई, कोशिश तो वो भी करनी चाहिए कि प्लस जीडीपी लेना चाहिए, लेकिन कम से कम आज के टाइम में इन्फ्लेशन रेट को बीट करना चाहिए। हम सेविंग किस रूप में करते हैं, कैसे? फर्स्टली क्या है, बैंक डिपॉजिट, जो हमने कहा वो हमारे रूल के हिसाब से तो बैंक डिपॉजिट सही नहीं है। दूसरा क्या है, गोल्ड। आज की डेट में गोल्ड बेहतर ऑप्शन है, बैंक की अपेक्षा तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जब से ये लिस्टेड हुआ है आई थिंक 9 to 10% ये रिटर्न दे रहा है। आज की डेट में भी हमें लगता है सोना 73,000 के समथिंग चल रहा है, अप एंड डाउन है, लेकिन 73 के आसपास ही है, तो ये बेहतर ऑप्शन है। तीसरा क्या है, रियल एस्टेट। ठीक है, रियल एस्टेट की एक सबसे अच्छी चीज है कि हम सुनी सुनाई बातों में ज्यादा जाते हैं, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। कहीं पर प्रॉपर्टी का रेट बहुत हाई मिलेगा और कहीं पर बहुत कम मिलेगा, लेकिन हाँ मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि इसका रेट कहीं ना कहीं इनसे बेहतर है, लेकिन ऑथेंटिक डाटा ना होने की वजह से हम इसमें ट्रस्ट नहीं कर सकते। चौथी चीज है इंश्योरेंस। आज के टाइम में एक चीज याद रखिएगा, इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक बात। इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस सिर्फ ये है कि आपकी लाइफ में आपके ना रहने पे जो फाइनेंशियल लॉस है वो कवर कर सके। आप सिर्फ ये मान के चलिए इसमें एवरेज 5% ही रिटर्न, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं मानते। इसके बाद आपके पास आता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, पीपीएफ है, एनपीएस है, लेकिन सबसे बेहतर हम किसे मानते हैं, म्यूचुअल फंड्स, जो आज के टाइम में ओवरऑल हम देखें तो 10 से 12% का रिटर्न दे रहा है। इसके बाद आपका बॉन्ड्स में है, बॉन्ड्स में भी 14 to 15% दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जब तक आप किसी चीज का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखें, किसी के कहने पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गलत है। आपको देखना पड़ेगा, कुछ फंडामेंटल्स हैं इसके, उसे हम बाद में आपको बताते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सेफ्टी। क्या देखते हैं कि सबसे पहले कि हम जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारा पैसा सेफ है कि नहीं, उसका कोई रेगुलेटर है कि नहीं। सपोज दैट कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करें तो बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, स्टॉक एक्सचेंज का सेबी है, इंश्योरेंस सेक्टर का आईआरडीए है, मतलब कोई ना कोई रेगुलेटर है। ऐसा ना हो कि हमने बिटकॉइन में पैसा लगा दिया जिसका कोई रेगुलेटर नहीं है, पैसा तो लॉस होगा ही होगा। और आजकल तो आप समझ रहे हैं कि तो नया स्कैम टाइप का चल रहा है जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का है, सबसे ज्यादा इस समय जा रहा है। और मैं अपना पर्सनल जो व्यू है वो पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि पिछले 3 महीने में हमने अपने ऑफिस में लगभग ऐसी 20 से 25 कंप्लेंट्स हैंडल की, और उसकी खासियत यह है कि ऐसी कोई कंप्लेंट मेरे पास 20 मतलब मिनिमम जो अमाउंट है 25 लाख का है, और जो मैक्सिमम है वो 77 लाख। व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप बनाया, टेलीग्राम में आए, आपको पैसा जो है आपका इन्वेस्ट करवाया, 1-2 बार आपने विड्रॉ किया, आपको ट्रस्ट हुआ, इसके बाद कहा कि आप इसमें 2 लाख डालिए, फिर बोलेंगे 5 लाख डालिए, फिर बोलेंगे 3 लाख डालिए, ऐसा करते करते। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रजिस्टर्ड नंबर जो है कॉपी पेस्ट मारते हैं। जैसे आप मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो आजकल क्या है कि एक ही एप्लीकेशन 2 नाम से आती है, लाइक क्लोन टाइप का। तो सेम कंडीशन इसमें यही है। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका कोई रेगुलेटर है कि नहीं। अब व्हाट्सएप या टेलीग्राम के मैटर में क्या है कि आपको साइबर क्राइम जाना पड़ेगा, 1930 में आप कॉल करें, आप FIR करवाएं, क्योंकि इसका रेगुलेटर कहां है। भाई आरबीआई देख लेगा तो बैंक देख लेगा, स्टॉक एक्सचेंज का मैटर है तो सेबी हैंडल करेगा ही करेगा, इंश्योरेंस का तो आईआरडी करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेफ्टी।
दूसरा क्या है? लिक्विडिटी, क्या है? तरलता, मतलब पैसा हमें आसानी से मिल जाए। सबसे बड़ी चीज है कि हम कभी भी अगर मुसीबत कोई आती है तो आप देखिएगा कि मान लीजिए कि आप रियल एस्टेट से हैं, आपने प्रॉपर्टी आपको बेचनी है या आपको बहुत अर्जेंट जरूरत है, तो क्या वो तुरंत पैसा देगी? आज के टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचोगे तो पहली चीज तो अगर किसी को पता चल जाए कि आपको जरूरत है तो उसका रेट कम मिलेगा, और जरूरी नहीं कि आपको तुरंत मिले, 10 से 15 दिन हो सकते हैं। और हमें जरूरत कब की है? आज की है। तो दूसरी चीज है आपका गोल्ड है। गोल्ड में आपका सही है, आपको लुटी मिल जाती है, आप गिरवी, आप तुरंत जाके पैसा ले सकते हैं। लोग गिरवी रखते हैं, गहने गिरवी रखते हैं तो पैसा तुरंत मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में आप देखिए तुरंत है, आप स्टॉक्स में जाइए तुरंत है। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं देख रहे हैं और थोड़ा सा टफ डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा आपको नुकसान करेगा। तीसरा आपका टैक्स बेनिफिट। अब तो टैक्स बढ़ाया हुआ है, कितना बढ़ा है? इक्विटी में एसपीसीजी में 20% कर दिया। 20% कर दिया हमने। तो कल से आपसे बता दें, कल से मैंने 12.5 किया, 12.5 है, हमने 20% किया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में 20% कर दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही जा रही है। दूसरी चीज ये है कि क्या है कि कल से तो मैंने एक भी बजट का कुछ भी नहीं देखा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, कहां से देखे। लेकिन टैक्स बेनिफिट में ये है कि इक्विटी में जो पहले था भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस समय जो सेबी ने 30% का लगाया फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसका रीजन सबसे ज्यादा लॉस इसी में जा रहा था। कई शिकायतें आई सेबी के पास और मुझे लगता है पिछले 15 दिन में लगातार मीटिंग चली होंगी, क्योंकि बार बार न्यूज में हम देख रहे थे कि लोग जो है, मैंने जो एक मैगजीन थी उसमें ही पढ़ा था कि लोग जो ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो लोग लोन लेके लगा रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, इस तरह करके लगा रहे हैं पैसा। सही बात सर। तो वो गलत है, वो गलत तरीका है। इस वजह से उन्होंने 30% किया है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे ज्यादा लोग इसमें 90% यूथ का, मैं बता रहा हूं, मैं यूथ की बात बता रहा हूं। आप लोग तो एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपको तो पता है सही और गलत के बीच में क्या है। लेकिन जो यूथ है जिसे रातों रात करोड़पति बनना होता है, कुछ लोग गेम के जरिए बनते हैं, तो इस तरह करके ये टैक्स बेनिफिट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, एक साल से पहले अगर आप इक्विटी में लेते हैं तो पहले कितना था? 15। अब कितना हुआ? 20 कर दिया। और अगर यही शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म्स का है, एक साल से ऊपर का है, तो 10% है, अब 12.5, पहले 10% था। प्रॉब्लम यही है कि 10 से उन्होंने जो 20% एज पर टैक्स स्लैब कर दिया, जो सर उधर उसका लिमिट भी बढ़ा दिया ना, 1 से 25 कर दिया। सर 1 से 25 कर दी, कहां निरस्त पहुंचे? बात तो वही है। आप समझिए, आपने 1 से 25 कर दिया, ठीक है, तो इधर क्या किया आपने? एवरेज तो ले आए ना, एवरेज तो ले आए, ठीक बात। आप देखिएगा भाई, पॉइंट का मायने नहीं मानते, हम मानते क्या है कि आपने क्या किया है कि इधर घटाया उधर बढ़ा दिया, उधर 25 कर दिया ना, ये चीज हमारा करना। और टैक्स में इक्विटी और डेब्ट में देख लीजिए। तीसरी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आप लोगों के लिए, ये पूरा खेल इसी का है, पूरा खेल इसी का है। क्या है वो? रिटर्न। रियलिस्टिक रिटर्न के आसपास की बात है, तब तो आप बच जाओगे। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि गारंटेड, तो आपको ही पता है कोई चीज गारंटेड नहीं होती, और जिसने कह दिया कि नहीं गारंटेड है तो मैं उसे नहीं मानता। अब पूरा खेल इसी में होता है। आप अगर जैसे CDSL में सर ने बताया कि 10,000 रुपए आप लगाइए, आज आप यहां पे पैसा लगाइए, हम आपको 50,000 कमाएंगे, 20,000 लगाइए, आपको 5,000 का डेली बेनिफिट देंगे,
तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक रिटर्न। तो अगर उसके आसपास है तब तो बेहतर है, लेकिन कोई मैच ही नहीं है, लाइक सहारा जैसी कंपनी हो या पल्स जैसी कंपनी हो, पॉन्जी स्कीम जो चलाती हैं, जो 5 साल में डबल करती हैं। देखिए, आप लोग सिटी से हो, जो ग्रामीण इलाके में है, जो ऐसे स्कीमों में फंसते हैं, उनकी सबसे बड़ी कहानी यही है। उनको ये नहीं पता होता कि सपोज दैट कि किसी ने कहा कि आप 10,000 रुपया जमा कीजिए, 5 साल में हम आपको 20,000 रुपया देंगे। आप देखिए एग्जाम्पल, जो बारीकी लोग नहीं समझ पाते, उस 10,000 रुपया में 500 रुपया तो हुआ एजेंट का कमीशन और 500 रुपया ऑफिस एक्सपेंसेस, राइट। 10,000 में 1,000 कम कर दो, अब कितना बचा? 9,000 बचा। 4 का 8, आप 5 का 10 कर रहे हो तो 4 का 8, 2.5 गुना लगभग पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? और देना कितना उनको है? दुगना बता रहे थे। तो क्या ये पॉसिबल है भाई? 5,000 में आप 4,000 करोगे, 4 दूनी 8 ही तो होता है, और 10 वो कर रहे हैं। यही चीज नहीं लोगों को पता चल पाती, यही इसी भ्रम में पड़ते हैं। यही अवेयरनेस अगर शहर में, तो शहर में लूटने वालों की संख्या कम है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं नहीं। और एक चीज इससे शायद आप सहमत होंगे आप लोग, कि हमें पैसा कमाना सिखाया जाता है, लेकिन पैसा बचाना कहीं नहीं सिखाया जाता, ना कोई यूनिवर्सिटी सिखाता है। ये चीज आप देखिएगा। और प्राइमरी मार्केट, स्टॉक मार्केट में शुरू 2 ही मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का सबसे पहला खेल ये है कि जब कंपनी आती है बाजार में, चाहे सी चीज पब्लिक से पैसा ले लेती है, वो किसके जरिए आती है? आईपीओ के जरिए। आईपीओ आप लोग पैसा तो लगाते ही होंगे, स्वाभाविक सी चीज है। लेकिन सहारा का नाम तो आपने सुना था, सहारा कैसे फंसी? इसके जरिए आईपीओ लाने के चक्कर। जब डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तब जाके नंबर, ये एक्चुअल चीज। प्राइमरी मार्केट में क्या है कि एक छोटी कंपनी, जब हमें कोई कंपनी बनानी होगी तो हम सबसे पहले जो प्रमोटर्स ओनर्स होता है वो सबसे पहले क्या करता है भाई? सबसे पहले रिलेटिव से पैसा लेगा, फ्रेंड से पैसा लेगा और एक छोटी सी कंपनी का वो करेगा। देन इसके बाद जब कंपनी थोड़ा सा रनिंग कंडीशन में आती है तो उसके लिए फिर एंजल इन्वेस्टर्स उसके काम आ जाते हैं, पैसा लगाते हैं उसके आइडियाज वगैरह में। और जब ये कंपनी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब उसमें कंपनीज पैसा लगाएंगी, बैंक्स वगैरह जो है वो उनके आइडियाज में पैसा लगाएंगे। और जब ये बहुत बड़ी कंपनी बनने की सोचेगी तो सबसे पहले क्या करेगी? मर्चेंट बैंकर को हायर करेगी, जो कंपनीज के सारे डॉक्यूमेंट्स को सेबी के पास दे देता है। सेबी उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, इसके बाद आईपीओ लाने की इजाजत देती है। और जब आईपीओ मार्केट में आता है तो आपको ही पता है बिडिंग के जरिए होता है। और जब ये लिस्टेड हो जाएगी तब ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगी। बढ़ा दीजिए। मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि इशू ये है कि टाइमिंग का इशू, दूसरा फंक्शन शुरू होना है यहाँ पे, इसलिए मुझे मजबूरी है। और मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों को तो मैं शेयर कर दूंगा। और बस ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हमें सबसे पहले नोटिस करने चाहिए। वो नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में रेपुटेशन खराब है। दूसरा है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें देखना है उसका कोई कंपटीटर तो नहीं आज के टाइम में। सपोज करके हमने वोडाफोन वगैरह में इन्वेस्ट किया और उसके कंपटीटर जियो निकल आया